Assalamu alaikum. My name is Mohammed Ali Bhatt, and our group members' names are Mehreen Adil and me, Mohammed Ali Bhatt, and Mohammed Mursaleen. हम असाइनमेंट होमवर्क 2 के बारे में हम बताते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ये वो पूछ रहा है कि ओपन एमपी में मैक्रो जो है वो आप इसको किस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं। is a decimal int. Write a program that prints its value. What is the significance of the value? तो ओपन एमपी की जो वैल्यू है वो हमारे पास ईयर्स और मंथ्स में आती है। एक्चुअली ओपन एमपी मैक्रो जो है, मैक्रो यही बात कहलाता है कि मैक्रो में ईयर्स और मंथ आते हैं। हमारे पास जैसे ईयर्स है वो हमारे पास जैसा कि आप देख रहे हैं, ईयर्स 4 ईयर्स हैं तो 4 डिजिट ईयर होंगे, और 2 मंथ्स हैं तो 2 डिजिट मंथ्स होंगे। ये हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट किया। उसके बाद हम माइक्रो का जो है, मैक्रो का, वो ओपन एमपी की जो लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट करवा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम मेन से आते हुए इसको हम चेक कर रहे हैं कि ये मैक्रो जो है वो डेसिमल इंटीजर में आता है कि नहीं। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल 200505 आंसर आता है अगर हमें इस कोड को रन करें। तो ओपन एमपी जो उसकी जो स्टैंडर्ड स्टेट्स होती है ओपन एमपी की, वो होती है मैक्रो की DENED। DENED मैक्रो की असल स्टेट होती है। DENED जो है वो मैक्रो की स्टेट होती है। उसमें ये होता है कि ये इसकी प्रीफिक्सेस है मैक्रो की। DENED ये डिफाइन करती है मैक्रो की स्टेट्स को। उसके बाद जो हमारे पास ईयर है और जो मंथ है उसका जो वर्जन है वो इसमें उसका वर्जन भी हमें शो कर देता है, और साथ हमें उसको उसको डेसिमल इंट में भी उसको वो हमें डिफाइन कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट कोड में हमें बताया गया है कि ओपन एमपी जो ट्रैप 1C है वो बुक में से जो साइट है वो उसमें से हम डाउनलोड करते हैं, और हम इसमें से जो रिमूव करते हैं वो क्रिटिकल डायरेक्टिव होती है। अगर हम इस कोड को रन करें और कंपाइल करें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा थ्रेड्स होंगे, और जो जो थ्रेड्स होंगे वो हमारे पास उसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो n में होंगी, बड़ी ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी। तो इसमें वो पूछ रहे हैं हमसे कि हमारे पास कितने थ्रेड्स होंगे और हमारे पास कितने ट्रेपोजाइड्स होंगे, और रिजल्ट हमारा ठीक आएगा इतने ज़्यादा थ्रेड्स और ट्रेपोजाइड्स के बाद। हमारे पास जो रिजल्ट है हमारे पास जो रिजल्ट है वो ठीक होगा कि नहीं। तो अगर हम इस कोड को हम एस्टिमेट करते हैं पहले तो इंटीग्रल को अंडर कर्व यूजिंग ट्रेपोजाइडल रूल। आपने ट्रेपोजाइडल रूल में देखा है कि उसका जो ग्राफ बनता है वो अंडर कर्व एरिया में बनता है, हम उसमें एरिया ही मालूम करते हैं। तो अगर हम इसमें इस कोड को चलाएं तो हमारे पास ट्रेपोजाइड्स आ जाते हैं। हम इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रेपोजाइड्स फाइंड करते हैं। कोड में वो समझा रहा है, उसने ओपन एमपी की लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, उसके बाद मैट.h की, और उसके बाद बाकी लाइब्रेरी है। इसमें वो इंटेग्रेट कर रहा है, डबल फ्लोट डबल एक्स में ले रहा है। उसके बाद ये ट्रैप स्टेट लगी है उसमें वो ट्रैप करवा रहा है, जैसे कि मैंने बताया। मेन से आते हुए वो रिजल्ट और 2 वेरिएबल इनिशियलाइज करवा रहा है। उसके बाद वो ये थ्रेड काउंट का वेरिएबल शो करवा रहा है जिसमें वो थ्रेड काउंट करेगा। उसके बाद ये थ्रेड काउंट करते करते हमसे वैल्यूज पूछेगा, और हमारे पास जो एस्टिमेटेड ट्रेपोजाइड्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। इस प्रोग्राम में ये बताया गया है। दूसरे में इसकी फंक्शन यूजेज का बताया गया है कि इसमें जो फंक्शन जो है उसकी यूजेज कैसे हो रही है। वो हमें फंक्शन का कमांड लाइन और टर्मिनेट होने का वो बता रहा है कि हमारे पास फंक्शन कैसे बन रहा है। ये फंक्शन जो था ट्रेपोजाइड की यूजेज का, वो हमें बता रहा है कि नंबर ऑफ थ्रेड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ट्रेपोजाइड्स कितने होंगे, और नंबर ऑफ थ्रेड्स दोबारा वो चेक करके बता रहा है हमारे पास कितने होंगे। नंबर ऑफ थ्रेड्स जो हमारे पास है वो एस्टिमेट ट्रेपोजाइड्स चेक करने के बाद से पहले भी हमें बताएगा और बाद में भी हमें बताएगा। उसके बाद हम फंक्शन, एक और फंक्शन हमारे पास है कंप्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड का।
उसमें भी ये हमारे पास फंक्शन बना है जो हमें वैल्यू रिटर्न करवा रहा है, और वैल्यू उसी वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करवा के हमें वो रिटर्न दे रहा है। नीचे आएंगे तो हमें ट्रैप का फंक्शन हमने यूज करना है जो हमें ट्रेपोजाइडल रूल को एस्टिमेट करके बताएगा। इसमें हमारे पास लेफ्ट एंड पॉइंट ए इनिशियलाइज करवाया है, बी से हमने राइट एंड पॉइंट और एन से नंबर ऑफ ट्रेपोजाइड्स। इसमें वो हमें इंटीग्रल जो है फ्रॉम ए टू बी हमें उस फंक्शन का वो हमें एस्टिमेट करके बताएगा। इसमें हमने ट्रैप का फंक्शन लगाया है। ट्रैप का फंक्शन बेसिकली ट्रैप कर देता है, रोक देता है उसको। कोई भी थ्रेड क्रिटिकल सेक्शन में अगर एक थ्रेड एंटर होता है तो दूसरा नहीं एंटर हो सकता जब तक वो अपना पूरा रन जो अपना टाइम है वो अपना कंप्लीट ना कर ले। तो उसमें भी ये वही बात है, हमें समझा रहा है। रैंक जो है इसमें इसमें हमने डबल एच एच एक वेरी वो डाटा टाइप है, और एच एक्स माई रिजल्ट, लोकल ए लोकल बी। इसमें इंट माई रैंक जो है इसमें रैंक जो रैंक जो है इसमें वो उसमें हमें शो करवा रहा है, वो हमें इसकी रैंक बता रहा है कि रैंक फंक्शन हमें जो इसमें जो उसका जो स्टैंडर्ड है, उसका जो लेवल है वो हमें शो करके बता रहा है कि इसमें वो कितने नंबर ऑफ रैंक्स आएंगे। जो थ्रेड का रैंक्स है हमें वो बताएगा। हमें जो थ्रेड्स को जो नंबर हमने गेट करना है वो हमें थ्रेड का रैंक बताएगा कि कितने रैंक पे जाके वो हमें वैल्यू बताएगा। उसके बाद ये थ्रेड का काउंट लगा है। उसके बाद ये ऐसे ही प्रोग्राम चल रहा है। इसमें वो हमें बताएगा कि हमारा रिजल्ट क्या है, हमारे हमें थ्रेड काउंट करके बताएगा, और हमारा जो टोटल रैंक है वो हमें कैसे बताएगा। इसमें एंड ऑफ द रिजल्ट इसमें हमें ये बताया गया है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रेपोजाइड्स है और जो नंबर ऑफ थ्रेड्स हैं वो हमें इसमें बता रहा है। वन ऑफ आवर सिस्टम विद 1000 ट्रेपोजाइड्स, अगर हमारे पास 1000 ट्रेपोजाइड होते हैं, वी डिड नॉट स्टार्ट सीइंग नॉन डिटरमिनिस्टिक रिजल्ट, वी एंटर द नंबर ऑफ थ्रेड्स वाज 250। हमारे पास नंबर ऑफ थ्रेड 250 है तो वो हमें नहीं फाइंड करके बता सकता, हम नहीं देख सकते उसको। तो अगर वाइल फॉर अनदर सिस्टम, अगर हम किसी और सिस्टम में देखें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास 100 थ्रेड्स पे भी 1000 ट्रेपोजाइड्स हो सकते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ 100 ट्रेपोजाइड्स हैं तो हम देख सकते हैं कि आर एस टी की कमांड जो है, आर एस टी की जो सिस्टम है वो प्रोड्यूस हमें करता है अनप्रिडिक्टेबली, यानी वो प्रिडिक्ट करके नहीं देगा, अनप्रिडिक्टेबल हमें वैल्यू देगा, हमें आउटपुट देगा, और 50 थ्रेडों पे। तो अगर हम सेकंड प्रोड्यूस अनप्रिडिक्टेबल करके तो वो हमें 10 का रिजल्ट देगा। तीसरे क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो आपका मॉडिफाई जो ओपन एम पी ट्रैप 1 जो है इसको आप मॉडिफाई करें। ये हमें फर्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड ऑन पेज 222 पे किया हुआ है। पहले वो हमसे पूछ रहा है कि डबल की जो ओपन एम पी गेट है वे वॉल टाइम कहते हैं इसको, वो हमें शो करवा रहा है। वो हमसे पूछ रहा है it returned the number of seconds that have passed since some time in the past. For detail on taking times, seeing section 2.6.4 also recall that OpenMP has a barrier directive. इसमें वो बता रहा है कि वो हमें नंबर ऑफ सेकंड हमें रिटर्न कर रहा है वॉल टाइम, जितनी वॉल टाइम पे हमें ट्रेपोजाइड्स पे और थ्रेड्स पे लग रहा है वो हमें उसका वॉल टाइम बता रहा है, और ये हमें वॉल टाइम बता रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये प्रैग्मा ओ एम पी बैरियर क्या होता है। एक्चुअली जो ओपीएम ट्रैप 1 जो है उसका जो वर्जन है वो अगर हम डाउनलोड करें तो वो हमें बताता है कि लोकल ट्रैप इन अ क्रिटिकल सेक्शन। वही वाली बात मैंने आपको बताई कि जो थ्रेड्स जो एंटर होगा क्रिटिकल सेक्शन में, अगर तो वो दो क्रिटिकल सेक्शंस होंगे, अगर तो फिर इजी काम होगा। लेकिन अगर एक क्रिटिकल सेक्शन है तो उस पर दो थ्रेड्स नहीं जा सकते। पहला थ्रेड जाएगा अपनी इंटरवल्स अपनी कंप्लीट करके, तो दूसरा थ्रेड उसके अंदर आएगा। तो उसमें भी यही बात बताई गई है। तो हमने ओपीएम गेट वॉल टाइम का हमने बैरियर में लगाया। ये बैरियर वॉल टाइम बैरियर ही है ओएस में, यही है कि उसको रोक दिया जाता है, बैरियर बैरियर उसको लगा दिया जाता है एक थ्रेड के बाद जब क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होता है तो वो पैरेलल ब्लॉक वॉल टाइम। तो हमें इधर पैरेलल में ओ एम पी गेट अंडरस्कोर वॉल टाइम का एक हमें ये एक लाइन है, कोड ऑफ लाइन ये हमें लगानी पड़ती है। उसके बाद हमने सिस्टम फाइंड करना है जो हमें 2 कोर्स एटलीस्ट 2 कोर्स दे
और प्रोग्राम भी हमें उसका दिखाए। तो क्या होगा अगर हम ओपन एम पी ट्रैप 2C डाउनलोड करें बुक से और इसकी परफॉर्मेंस मालूम करें, तो अगर हम इसको देखें तो ये इसमें हमें बताता है कि ये वर्जन अगर रन करें हम किसी सिस्टम पे तो हमें ये एक थ्रेड देगा और नंबर ऑफ थ्रेड्स 106 होंगे। रन टाइम जो इसका होगा वो 2.7 मिली सेकेंड्स होगा। और अगर तो दो थ्रेड्स होते हैं तो इसका जो रन टाइम होगा वो 2.8 होगा, यानी 2.7 से वो 2.8 पे चला गया। सेम इनपुट अगर हम ओपन एम पी ट्रैप 2 में दें और ओपन एम पी ट्रैप 2B में दें तो ये हमें 2.7 मिली सेकेंड्स ही लेगा एक थ्रेड पे। दो थ्रेड्स पे ये 1.4 लेगा, तब लेगा जब हम सेम इनपुट हमारी होगी लेकिन दो अलग ट्रैप्स होंगे। सेम उसने एज अ कोड उसका एस्टीमेट जो है, हम इसका यूजेज का कोड देखते हैं कि हमारे पास ट्रैपोडाइट्स के अंदर कितने नंबर्स होंगे। इसमें यूजेज का वो बता रहा है कि इसमें वो लोकल ट्रैप कैसे कर रहा है कि एक थ्रेड अगर क्रिटिकल सेक्शन में जाता है तो दूसरा क्यों नहीं जाता। ये इसी कोड में ये सारा एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें थ्रेड्स काउंट्स को थ्रेड काउंट कर रहा है। इसमें ये एक आर्ग्यूमेंट लगाया हुआ है वन का, उसके बाद नल दे रहा है। उसके बाद ये हमें बता रहा है कि ये इसमें कैसे होगा, हमें नंबर ऑफ ट्रेपोजाइट्स एस्टिमेट करके बताएगा और नंबर ऑफ थ्रेड्स हमें एस्टिमेट करके बताएगा। उसके बाद हमें ये लोकल ट्रैप यूज ट्रेपोजाइडल रूल टू एस्टिमेट पार्ट ऑफ डिफाइन, ये हमें वो ट्रैप स्टेट का ही बता रहा है। इसमें हम इसमें इसमें बताते हैं ये कोड कर क्या रहा है, ये सारे कोड का क्या मतलब है। इसमें जो वर्जन जो हमारे पास है ओपन एम पी ट्रैप का, जो वर्जन जो हमारे पास है वो लोकल ट्रैप कॉल करता है। क्रिटिकल सेक्शन में लिखा हुआ है द वर्जन दैट पुट्स द कोड टू लोकल ट्रैप इन अ क्रिटिकल सेक्शन फोर्सेस द थ्रेड्स टू एग्जीक्यूट देयर पार्ट्स ऑफ देयर ट्रेपोजाइड रूल सीक्वेंशली। आरएसटी का वन थ्रेड एग्जीक्यूट, आपको मैंने बताया था जैसे कि एक क्रिटिकल सेक्शन में दो थ्रेड एंटर नहीं हो सकते, वन थ्रेड जाएगा अपना टाइम ऑफ इंटरवल अपना कंप्लीट करेगा एंड देन सेकेंडली थ्रेड जाएगा और वो अपना टाइम ऑफ इंटरवल कंप्लीट करेगा। तो ऑन द अदर हैंड both the other two version allows the thread to do most of their work simultaneously and they obtain much better performance. अगर तो हम ओपन एम पी ट्रैप बी और ट्रैप ए और ट्रैप सी बी यूज करते हैं तो वो हमें ज़रा अच्छी हमें परफॉर्मेंस देगा। क्वेश्चन नंबर 4 इससे रिलेटेड है, वो बता रहा है कि मॉडिफाई द ट्रेपोजाइडल रूल प्रोग्राम दैट यूजेस अ पैरेलल फॉर डायरेक्टिव ओपन ट्रैप सी so that the parallel for is modified by scheduled run time। अगर हम ट्रेपोजाइडल रूल का प्रोग्राम है उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको पैरेलल में यूज करते हैं, तो ओपन एमपी ट्रैप 3 की जो लाइब्रेरी जो है वो हमें क्या अच्छी रन टाइम देगी। तो अगर हम इसको प्रोग्राम को रन करें तो हमें ये इन्वायरमेंटल वेरिएबल में इसको शेड्यूल करना पड़ेगा और ये बताएगा कि आइट्रेशन हमारे पास कितनी थ्रेड में। ये सिर्फ और सिर्फ अरे से हो सकता है कि हम नंबर ऑफ आइट्रेशन ऑफ अरे में एलोकेट कर दें और ट्रैप फंक्शन को असाइन कर दें ओपीएम गेट थ्रेड नंबर से और वो फिर उसको बताएगा। तो वो पूछता है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट असाइनमेंट ऑफ आइट्रेशन ऑन योर सिस्टम, हाउ आर गाइडेड शेड्यूल डिटरमाइंस। हमारे सिस्टम में अगर कोई शेड्यूल नहीं होगा तो वो जो डिफॉल्ट शेड्यूल होगा वो अप्रोक्सीमेटली खुद ही ब्लॉक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो ब्लॉक पार्टीशन हो जाएगी। इसलिए हमें रन टाइम सिस्टम को इनवेरिएबली असाइन करना पड़ता है कि वो हमें जीरो थ्रेड्स पे ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड आइट्रेशन दे और कम आइट्रेशन पे हमें वो एक ही थ्रेड काउंट करे। इफ द शेड्यूल क्लॉज इज इंक्लूडेड, अगर तो शेड्यूल क्लॉज इसमें इंक्लूडेड हो तो इसमें जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है ओपन शेड्यूल का वो DENED वो डिफाइन नहीं होता और असाइनमेंट्स की जो आइट्रेशन हैं वो डायनामिक रहती हैं, तो इसलिए असाइनमेंट में चेंजेस रन बाय रन चेंजेस आएंगी। इसमें ये कोड वो बता रहा है कि रिडक्शन कैसे हो रही है। रिडक्शन का हमें पता होना चाहिए कि वो रिड्यूस करता है वैल्यूज को, तो थ्रेड्स को, नंबर ऑफ थ्रेड्स को। तो इसमें वो ये बता रहा है कि अगर तो
शेड्यूल क्लोज है, वो ओपन शेड्यूल में वो अगर इंक्लूडेड है और वो डिफाइंड है, तो देन तो हमें रफली हमें थ्रेड काउंट्स, हम आइडिया जो आइट्रेशन है थ्रेड्स काउंट की, वो हम रफली हम कैलकुलेट भी कर लेंगे और वन थ्रेड्स के करस्पॉन्डेंसली, और ब्लॉक्स को हम कंसेक्टिव आइट्रेशन से हम उसको हाफ साइज से प्रीवियस ब्लॉक से हम उसको मैच भी कर लेंगे। तो इस केस में भी जो हमारी असाइनमेंट जो है, असाइनमेंट चेंजेस है, वो भी रन टू रन होगी। फिफ्थ क्वेश्चन में वो बता रहा है कि विजिट द माइक्रोसॉफ्ट स्कोर एंड सर्च फॉर द WSL tried Ubuntu in your own words. What are the similarities and differences between this WSL and the traditional virtual machine? इसमें हमने सिमिलैरिटीज और जो मुख्तलफात जो हैं यूबंटू के बारे में और वर्चुअल मशीन के बारे में हमने बताना है। यूज़र के पास ज़्यादातर ड्यूल बूट विंडोज़ होती हैं और वो लिनक्स होती हैं, और ये इन दोनों को ही प्रायोरिटी देते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी में हमने पढ़ा है। अगर तो हम चाहते हैं कि हमारे जो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही सिस्टम पे, एक ही कंप्यूटर पे रन हों, तो हम फिर वर्चुअल मशीन्स पे आते हैं। ये हमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। हमें रिबूट, हम इसको रिबूट नहीं करते। यूबंटू अगर हम इंस्टॉल करते हैं और WSL दोनों को हम अगर सेम वक्त पे चलाएं, तो हमें कंप्यूटर रिबूट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम वर्चुअल मशीन की एप्लीकेशन अगर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है, तो ये हमें मोर फ्लेक्सिबिलिटी हमें देता है, और इसमें हमें अपने सिस्टम को रिबूट करने की ज़रूरत नहीं है। और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए विंडोज सिस्टम का कि वो हमें लिनक्स का जो है विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स कि अब हम बोथ विंडोज एंड लिनक्स एट द सेम टाइम हम रन कर सकते हैं यूबंटू। फॉर एग्जांपल ये कहता है कि इज बेस्ड ऑन द विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स। WSL इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिनक्स सिस्टम। जो एक्चुअली WSL है, जो वो हमें सेम सिस्टम पे हमें वो मतलब कि हमें वो सेम सिस्टम पे हमें वो इम्प्लीमेंटेशन करता है। विंडोज KT जो है इसमें वो हमें मदद देता है। WSL एक्चुअली विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स है। ये एक्चुअली हमें ये एक टाइप ऑफ रिसोर्स है जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमें अलाउ करता है कि हमें लिनक्स कमांड और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सेम जगह पे इंस्टॉल्ड हो। और विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स जो है वो वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन में यूज़ होता है, जिसमें यूबंटू भी है। लिनक्स जो है वो वर्चुअल मशीन में यूज़ होता है और वर्चुअल बॉक्स में यूज़ होता है। और वर्चुअल मशीन आई थिंक के is the best option for learning Linux and getting into the nitty-gritty of installing and configuring a Linux system. If you want to work in IT, you should be familiar with these terms, even through Microsoft promises GUI and app support in the WSL. अगर हम चाहते हैं कि हमें ग्राफिकल एप्स अगर हमें लिनक्स में यूज़ करने पड़े, तो इसमें हम प्रेफर देंगे कि वर्चुअल मशीन ही बहुत अच्छी है और ये कम टाइम में हमें इसकी परफॉर्मेंस देती है। और अगर हम चाहते हैं कि हम डिफरेंट विंडोज़ पे करें, तो लिनक्स ये एक ऑफर है। You have to use some work around with WSL in a stable version. Now I would like to call Mohammed Morsaleen to explain कि हमें वर्जन, हमें अगर हमारे GCC के वर्जन अगर हम चेक करें, तो वो हम कैसे चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मोहम्मद मुरसलीन। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि हाउ टू चेक करंट वर्जन ऑफ जीसीसी इन उबुंटू वर्चुअल मशीन। सबसे पहले हम अपना टर्मिनल ओपन करेंगे और उसमें लिखेंगे जीसीसी स्पेस डैश वर्जन, तो एंटर करेंगे तो वो हमें अपना ना करंट वर्जन बता देगा। जैसे इधर बताया गया 9.3.0, तो ये हमारी वर्चुअल मशीन का उबुंटू का ना करंट वर्जन 9.3.0 है। और नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है हाउ टू चेक द करंट वर्जन ऑफ जावा एंड जावा सी, जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होगी उसका। तो ऐसे ही जैसे हमने जीसीसी का वर्जन बताया था, ऐसे ही हम जावा का वर्जन भी बताएंगे।
सबसे पहले हम लिखेंगे जावा, फिर स्पेस डैश वर्जन। तो ये हमें ना जावा का वर्जन पहले बता देगा जो कि 11.0.11 है जेडीके, ओपन जेडीके में। और उसके बाद जावा सी का भी ऐसे ही वर्जन चेक करेंगे तो वो जावा सी का वर्जन है, उसका भी 11.0.11 है। और उसके बाद हम पाइथन पाइथन चेक करेंगे हमारे सिस्टम में पाइथन 3 इंस्टॉल है या नहीं। पहले हमने चेक किया है पाइथन और वर्जन, तो उसने हमें बता दिया कि पाइथन इज नॉट फाउंड। तो हम बाद में लिखेंगे पाइथन 3 स्पेस डैश वर्जन। तो फिर उसने हमें करेक्ट बताया कि हमारा पाइथन 3 का जो वर्जन है वो 3.8.5 है। और अगले पार्ट में हमसे पूछा है मेक श्योर कमांड इज वर्किंग। तो हमने चेक करना है कि हमारी मेक की कमांड वर्किंग कर रही है या नहीं। तो हम मेक टर्मिनल में मेक लिखकर रन करेंगे तो वो हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा देगा। इसका मतलब है कि वो हमारी कमांड वर्किंग कर रही है। और अगले पार्ट में हमसे पूछा गया है जीडीबी इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम। ये चेक करना है। और हम ऐसे ही विच स्पेस ए स्पेस जीडीबी लिखेंगे तो वो हमें बता देगा कि जीडीबी इंस्टॉल है या नहीं। तो ये हमारा पास बता दिया कि कहाँ पर जीडीबी इंस्टॉल है हमारे सिस्टम में। और क्वेश्चन 7 में पूछा है कि प्रोग्राम लिखना है सिंपल ऐड के। सबसे पहले लिखना है सी में। पहले हमने डिफाइन करवाए हैं 4 इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं, और एक सम के नाम से और 3 ए बी सी के नाम से। और सम वाले में तीनों का हम यूजर से सम लेके इसमें प्रिंट करवा रहे हैं। और अगले पेज पे ये हमें आउटपुट शो हो रही है इसकी 60, 10, 20, 30 ये हमारी इनपुट थी, ये 30 आउटपुट है। ऐसे ही जावा में हमने किया। जावा में भी हमने 3 वेरिएबल बनाए हैं, एक एक्स वाई जेड जी के नाम से और एक सम के नाम से। एक्स वाई जी में हम इनपुट ले रहे हैं ये स्कैनर की जो है इसमें, और सम में हम इसको असाइन कर रहे हैं और बाद में से रिटर्न करके प्रिंट करवा रहे हैं रिटर्न। ये आप देख सकते हैं इसका भी आउटपुट। और जो तीसरा है पाइथन में करना है, एक्स में इनपुट ले रहे हैं और वाई में और जी में इनपुट ले रहे हैं। ये पहले की इनकी डाटा टाइप डिफाइन होती है पाइथन में, जैसे आपको पता है। तो एस एस नाम का एक वेरिएबल है, उसमें हम इसको स्टोर करवा रहे हैं और स्टूडेंट आईडी के नाम से इनको प्रिंट करवा रहे हैं। ये जैसे ये आप आउटपुट देख सकते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 8 है रन गिवन सी प्रोग्राम ऑन कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक में हमने वो जो ये ऊपर वाला पाई का प्रोग्राम है ये रन करना है, और हमने ना इसका एस्टिमेट टाइम बताना है और इसकी वैल्यूज बतानी है। इंटरवल अगर 1 मिलियन इंटरवल्स होंगे तो वो हमें इतनी एक्यूरेसी देगा पाई की वैल्यूज में। कंप्यूटेड वैल्यू ये सामने आ रही है और जो ट्रू वैल्यू है वो भी आ रही है, और ये 0.02 सेकंड्स में हमें आउटपुट दे रहा है। लैप्स टाइम 0.02 है और प्रोसेस्ड एग्जीक्यूशन टाइम 0.040 सेकंड्स। अगर हम ऐसे ही इंटरवल 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन और 1000 मिलियन, उसके बाद 10,000 मिलियन कर देते हैं, तो ऐसे ही हमारा एग्जीक्यूशन टाइम भी इंक्रीज हो रहा है और लैप्स टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि 10,000 मिलियन में हमारा लैप्स टाइम सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो गया, 21.23 सेकंड्स पे चले गया, और एग्जीक्यूशन टाइम ऑलमोस्ट 22 सेकंड के करीब है। ये देखें ऑलमोस्ट 22 सेकंड के करीब है।
और क्वेश्चन नंबर 10 है, वेयर डू यू थिंक दिस प्रोग्राम स्पेंड इन मेजॉरिटी एग्जीक्यूशन टाइम। इसमें पूछा कि ये एग्जीक्यूशन टाइम हमारा क्यों हो रहा है। तो इसकी जो वजह है एग्जीक्यूशन टाइम की, हमारा जितना ही ज़्यादा इंटरवल होगा, जैसा कि 10 मिलियन में था, 100 मिलियन, जितना ज़्यादा इंटरवल हम कर रहे थे तो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम उतना ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। तो जितने ज़्यादा इंटरवल्स होंगे उतना ज़्यादा ही एग्जीक्यूशन टाइम होगा। ये जैसे कि हमने एक्सप्लेनेशन में लिखा, प्रोग्राम टुक द टाइम ड्यूरिंग 10 मिलियन इंटरवल्स, और उसका टाइम बताया हुआ है, और प्रोग्राम टेक मोस्ट मच टाइम टू एग्जीक्यूट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ इंटरवल्स गिवन टू इट। जितने ज्यादा इंटरवल्स होंगे उतना ही ज्यादा एग्जीक्यूशन टाइम होगा। अब मोहम्मद अली भट्ट क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्लेन करेंगे आप। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो इसमें हमें पूछा गया कि आप डू यू थिंक दैट यू कैन रिड्यूस द elapsed टाइम। हम ये क्या हम सोचते हैं कि हम elapsed टाइम जो है उसको हम कम कर सकते हैं। अगर तो हम कर सकते हैं तो ये कैसे मुमकिन है। तो हमारे पास इसकी जो बेस्ट जो 2 ऑप्शंस हैं elapsed टाइम को कम करने की, वो हमारे पास कंपाइलर ऑप्शन ऑप्टिमाइजेशन और कोड ऑप्शन कोड ऑप्टिमाइजेशन। जो कंपाइलर ऑप्शन ऑप्टिमाइजेशन है, इसमें वो हमें बताया गया कि इसमें हमें हम अपने प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज इस तरह से कर सकते हैं कि हमें अपने कंपाइलर की जो कुछ सेटिंग्स हैं उनको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा और उसको चेक करना चाहिए। तो अगर तो हम ईच सेटिंग को अगर तो हम गो थ्रू अच्छी तरीके से कर सकते हैं तो हम बेस्ट वन जो अगर हम कोई अच्छी सेटिंग हम करें तो हम अपना रिड्यूस टाइम बेस्ट रिड्यूस टाइम हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। और ऑप्टिमाइजेशन जो ये कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन की जो ऑप्शन है ये बेस्ट ऑप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से ये हमें एल्गोरिदम में भी बेटर हमें ये हमारी अच्छी अप्रोच है कि आर्टिफिशियल ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइन ऑफ बेटर एल्गोरिदम। जो आर्टिफिशियल ऑप्टिमाइजेशन है ये बेसिकली ये बेटर एल्गोरिदम के लिए ये बेस्ट है। और ये हमें अदर डिटेल्स अदर इंफॉर्मेशन और जो बाकी जो डिटेल है उस पर अफेक्ट नहीं करती। तो जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है वो है कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन में हमारे पास ये होता है कि अगर तो हमारा एल्गोरिदम नहीं चेंज होता तो लेकिन हमारे कुछ फंक्शन रिप्लेस हो जाते हैं। तो इफ द यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इफ द एल्गोरिदम कैन नॉट बी चेंज सम फंक्शंस कैन बी रिप्लेस। अगर तो एल्गोरिदम हमारा नहीं चेंज तो हमारा फंक्शन हमारे रिप्लेस हो जाते हैं। तो फंक्शन रिप्लेस किस चीज़ में होते हैं, मैक्रोज में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको मैक्रो का बताया था कि वो डेसिमल यूनिट वो हमें प्रोवाइड करते हैं। तो अगर तो हम हमारे जो फंक्शन की जो ब्लॉक्स हैं वो अगर बिगर होंगे ज़्यादा तो हम उनको डिवाइड ज़्यादा कर सकते हैं, उनको 2 और मोर फंक्शन में। फॉर एग्जांपल हमारे पास साइक्लिक डिस असेंबली होता है, सम टाइम वो क्या करता है वो हमारी कैलकुलेशन को ज़्यादा एफिशिएंट करता है, इम्प्रूव करता है, लेकिन जो हमारे जो कंक्रीट इफेक्ट है उस पर वो ज़्यादा उसको अहमियत देता है। तो हमारे जो एल्गोरिथम का जो बिग एडवांटेज है वो ये है कि वो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में आ जाता है। जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है वो इसमें जो बेस्ट एडवांटेज है हमारे एल्गोरिथम का वो ये है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते और इसकी एक्यूरेसी बड़ी कमाल होती है। और डिसएडवांटेज जो हमारा ये है कि इसमें पैरालाइज करना, मेमोरी यूटिलाइजेशन करना, वेक्टराइज करना इसमें नहीं होती, इसमें बहुत मुश्किल है, इसमें सफिशिएंट नहीं होती। फर्दर ऑप्टिमाइजेशन में ये है कि अगर फर्दर ऑप्टिमाइजेशन हमें तब ज़रूरत होती है जब कोई जीपीयू हमें कंसीडर होता है। और जहाँ जीपीयू की बात हो वहाँ क्लस्टर्स की बात लाजमी होती है। जीपीयू में ये है कि वो हमें कंप्यूटेशनल हमारी जो कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी को है उसको ज़्यादा इम्प्रूव करता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।